नेक्स्ट जो है हमने मतलब आइसोमेरिज्म की टाइप्स देखनी थी। तो मैंने आपको बताया था कि जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ज़ाहिर कर रहे होंगे। ये देखें डिफरेंट स्ट्रक्चर लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, कि मैंने राइट पे किया हुआ है। अब नेक्स्ट इसकी टाइप्स हैं। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि ये जब पानी में डिज़ोल्व होगी तो मुख्तलिफ आयन्स देगी। ये देखें जैसे ये NH3 5SO4 Br+AgNO3, ठीक है, तो इसका AgBr के साथ मिलकर येलो प्रेसिपिटेट्स दे रहा है। नेक्स्ट हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसके फार्मूला में जो पानी के मालिक्यूल्स की पोजीशन है ना वो चेंज होती रहती है। पहले देखें 6 अंदर हैं, फिर 5 अंदर और 1 बाहर। और फिर नेक्स्ट देखें लिंकेज आइसोमेरिज्म। इसके अंदर ना मतलब कि मुख्तलिफ एटम्स होंगे जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। जैसे कि NO2 है, इसमें जब नाइट्रोजन देगा तो नाइट्रो कहेंगे, ऑक्सीजन देगा तो नाइट्राइटो कहेंगे। और ये CN HCN और NO2 जो है लिंकेज आइसोमेरिज्म को जाहिर करते हैं। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है? अब इसकी पहचान क्या है कि 2 ब्रैकेट्स होंगी। जहाँ कहीं 2 ब्रैकेट्स आ जाएं समझें कि वो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म को शो कर रहा है। जैसे कि CONH3 6 FeCN6, ठीक है। अब CO को Fe की जगह ले आओ, Fe की जगह CO को ले जाओ, तो ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म को जाहिर कर रहा है। और नेक्स्ट है स्टीरियोमेरिज्म। इसकी स्पेस में मुख्तलिफ पोजीशंस होंगी। अब इसकी पहली टाइप है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब इसमें क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेजेस होंगे, ठीक है। तो ऐसा जब होगा तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। अब ये दरमियान में जो मैंने लाइन लगाई है जिस पे बार्ब्स हैं, ये इनके नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेजेस को जाहिर कर रही है। आप पहले में देखें कि कोबाल्ट के साथ जो 3 EN है यानी कि ट्राईएथाइल डाइमाइन है वो ऊपर की तरफ हैं, सॉरी लेफ़्ट साइड पे हैं, दूसरे में राइट साइड पे हैं। तो ये दोनों इनकी इस पोजीशन को नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेजेस कह रहे हैं। अब इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन पोजीशन डिफरेंट है। तो एक तो ये स्टीरियोमेरिज्म और फिर स्टीरियोमेरिज्म की कौन सी टाइप? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जाहिर कर रही हैं। नेक्स्ट जो है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म सिज़ोट्रांस वाली होती है। अब इसमें अच्छा कॉमन कंपाउंड्स में तो हम क्या देखते थे कि लेफ़्ट और राइट साइड पे मतलब पोजीशन डिफरेंट होने से हम सिज़ोट्रांस कहते थे। लेकिन इसमें क्या होगा कि पहले वो एक ही साइड पर होंगे फिर ऊपर नीचे होंगे। पहले देखें Cl एक साइड पे हैं, फिर एक ऊपर है एक नीचे है, तो वो ट्रांस है। तो जब ये दोनों एक ही साइड पे तो सिस कोऑर्डिनेट कंपाउंड में, और जब एक ऊपर हो और एक नीचे हो तो वो ट्रांस होगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास कॉमन आयन इफेक्ट है। कॉमन आयन इफेक्ट ये होता है कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी आयनाइजेशन यानी कि डिसोसिएशन हो रही है, उसकी सप्रेशन यानी कि उसमें कमी हो जाना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आने की वजह से। क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की 100% आयनाइजेशन होगी और उसमें भी और दोनों में कॉमन आयन हो, ठीक है। मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट भी वही आयन दे रहा हो और ये स्ट्रॉन्ग भी। तो जो स्ट्रॉन्ग वाला होगा वो जल्दी डिजोल्व हो रहा है तो वो ज़्यादा वो आयन देने शुरू कर देगा, वीक वाले इतने नहीं दे सकेगा, तो वीक वाले की डिसोसिएशन में कमी हो जाएगी। इस चीज़ को कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। जैसे कि HCN वीक इलेक्ट्रोलाइट, KCN स्ट्रॉन्ग है। अब HCN की देखें आयनाइजेशन हो रही है, KCN की हो रही है 100% आयनाइजेशन, तो HCN की कम हो जाएगी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट KCN के आने की वजह से। नेक्स्ट जो है इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ये वो चीज़ें होती हैं जिनके सोल्यूशन अपने रंग को तब्दील कर लेते हैं उनकी pH चेंज होने की वजह से। ये वीक एसिड्स हो सकते हैं, उनकी बेसिस हो सकती हैं, लेकिन इनके जो कॉन्जुगेट एसिड या बेस होंगे वो मुख्तलिफ रंग देंगे मुख्तलिफ स्पेक्ट्रा की वजह से, मतलब स्पेक्ट्रम का जो फ़र्क आ रहा होता है। और जो pH रेंज है इसकी वो 0 से 14 तक होती है। 7 से कम होगा तो एसिडिक होगा, 7 से ज़्यादा तो बेसिक, 7 होगा तो न्यूट्रल होगा। अब इसकी इंडिकेटर की एग्जांपल में ब्रोमो इथाइमोल ब्लू इंडिकेटर जो है आ जाता है। नेक्स्ट जो है सोल्यूबिलिटी है, कितना सोल्यूट 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में डिसॉल्व है। अब सोल्यूशन में तो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है, तो 100 ग्राम सोल्यूशन में जितना सोल्यूट डिसॉल्व है गिवन टेम्परेचर पे, सैचुरेटेड स्टेट में, सैचुरेटेड स्टेट मतलब उसमें मैक्सिमम सोल्यूट हो। अगर सॉल्वेंट मैक्सिमम हो तो उसे हम डाइल्यूट कहते हैं। सैचुरेटेड या कॉन्सेंट्रेटेड कब कहते हैं? जब सोल्यूट मैक्सिमम हो, गिवन टेम्परेचर पे वो सोल्यूबिलिटी होगी। और सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है? ये मैथमेटिकल प्रोडक्ट होता है जिसमें जो स्टोकियोमेट्रिक या स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखे हुए होते हैं ना, जैसे कि 2A 3B, ठीक है, ये स्टोशियोमेट्रिक मतलब सैम्बल है, इन्हें ना हम उनकी पावर बना देंगे। जैसे कि A है के साथ 1 है, ठीक है, तो बस A को सिंपल लिख दिया तो मतलब उसके ऊपर 1 ही है। 2B है तो B को ब्रैकेट में डाल के उसके जो स्टोशियोमेट्रिक कांस्टेंट जो उसके साथ 2 लगा था उसे उसकी पावर बना दिया। तो ये जो है सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट होता है। ये मैथमेटिकल प्रोडक्ट है, डिसॉल्व्ड आयन को लिखते हैं और जो कॉन्सेंट्रेशन है हम उनकी पावर तक ले जाएंगे किस चीज़ को? उनकी स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को। जैसे कि AB2 था, देखें इसकी आयनाइजेशन हुई A2B। अब इनकी कॉन्सेंट्रेशन को ऐसे जाहिर कर रहे हैं तो एक की S एक की 2S, क्योंकि वो 2 हैं तो सपोज करें कि इसकी सोल्यूबिलिटी जो है S/L मोल्स है, ठीक है।
एल मतलब लीटर्स को जाहिर कर रहा है। अब इसे हम लिख देते हैं कि एस पी की फॉर्म में a + b-2। अब ये 2 इसका देखें स्टोइचोमेट्रिक कांस्टेंट था ना, इससे मैंने इसकी पावर बना दिया, तो यही सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। तो अब इसकी जगह इसकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, s2 2 ज़ा 4, तो ये 4s2 और s 4s3, तो ये ks 4s3 आ गया। नेक्स्ट जो है हमारे पास इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज़ लिखी हुई है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है कि इसमें एलिमेंट्स को हम उनके बढ़ते हुए रिडक्शन पोटेंशियल के लिहाज से अरेंज करेंगे। मतलब जो नीचे की तरफ जा रहे होंगे उनका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हो रहा होगा, ऊपर वालों का कम हो रहा होगा, माइनस में वैल्यू आ रही होगी। तो जिसका मतलब कि रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, ठीक है, मतलब कि खुद रिड्यूस होने की उसमें पावर अच्छी है, तो दूसरों को उतनी ही ऑक्सीडाइज करने की पावर ज़्यादा होगी, तो वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और वो हमारे पास है फ्लोरीन, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल है +2.87, और जिसकी खुद को रिड्यूस करने की पावर कम है, मतलब खुद वो ऑक्सीडाइज ज़्यादा होता है, ठीक है। ज़ाहिर है फिर दूसरों को वो रिड्यूस ही कर रहा होगा, यानी कि वो रिड्यूस करने वाला एजेंट है। तो वो कौन सा है, वो हमारे पास बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम है, और इसकी कितनी है -3.05 वोल्ट। और यहाँ पे हाइड्रोजन को रेफरेंस लेते हैं, जिसका 0 वोल्ट हम रखते हैं, और हम कहते हैं कि हाइड्रोजन से जो ऊपर वाले हैं उन्हें आप एनोड के तौर पर यूज़ करें, हाइड्रोजन से नीचे वालों को कैथोड के तौर पर यूज़ करें। अब आप क्या करते हैं, इससे ना फिर इस चीज़ का पता लगा सकते हैं, वो इसकी एप्लीकेशन में आता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस इस गैल्वेनिक या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो अगर मतलब कि जैसे जिन्हें एनोड के तौर पर आना चाहिए वो एनोड के तौर पे एलिमेंट्स आ रहे हैं, यानी कि हाइड्रोजन से ऊपर वाले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में, और जिन्हें कैथोड के तौर पर आना चाहिए वो कैथोड के तौर पर आ रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, नहीं तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो जो उसकी ख़ुद को रिड्यूस करने की सलाहियत है ना वो बढ़ती जाती है, ठीक है। तो क्योंकि वो पॉजिटिव में वैल्यू आ रही होती है। नेक्स्ट जो है एप्लीकेशन इसकी लिखी हुई है, इससे हम अभी मैंने बताया कि किस तरह से रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने का पता लगा सकते हैं, फिर कंपेयर कर सकते हैं रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग पावर को, यानी कि उनके रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने को, ठीक है। रिड्यूसिंग पावर और रिड्यूसिंग एजेंट होना इस चीज़ का मतलब एक ही होता है, और स्टैंडर्ड ईएमएफ भी निकाल सकते हैं। और अगर ईएमएफ 0 से ज़्यादा होगी उसका भी हम कहते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा।